नमस्कार, मी मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस इंटर। आज मुद्दाम म्हणून आपल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील 100हून अधिक दिवस संप सुरू आहे आणि या संपामध्ये तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, आंध्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात आंध्राचं राज्य शासनामध्ये जे विलीनीकरण झालेलं आहे, या सर्व पार्श्वभूमीवर व्हॉट्सअपवर, सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या बातम्या, पोस्ट आणि त्या संदर्भातले विधान करण्यात येत आहेत आणि त्या संदर्भामध्ये तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामध्ये काय परिस्थिती आहे, तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचं विलीनीकरण झालंय की नाही झालेलं आहे, आंध्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची काय परिस्थिती आहे, या सगळ्या बाबतीचा सविस्तर आढावा घेण्याच्या अनुषंगानं आज हैदराबाद या ऐतिहासिक नगरीमध्ये एसटी महामंडळाचे नेते, तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातल्या कामगारांचे नेते आणि ज्यांनी आयुष्यभर आंध्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ या दोन्ही राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामध्ये काम केलेलं आहे आणि गाढा अभ्यास आहे, नेतृत्व केलेलं आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांची भूमिका, त्यांचा कार्यकाळामधला असलेला इतिहास आणि त्या संदर्भाचं वास्तव वर्तांकन माहिती मिळावी याकरिता आज मी आपल्या समोर एसटी कामगारांच्या लढ्यामधले एक खंबीर नेतृत्व असणारे तेलंगणा राज्य कामगार महामंडळातल्या कर्मचाऱ्यांचे नेते आदरणीय के प्रेमनाथ साहेबांबरोबर आहे। प्रेमनाथ साहब हमारे बीच में है और मैं प्रेमनाथ साहब से जानना चाहता हूं कि तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडल और आंध्र प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन निगम, ये जो दोनों पहले एक ही थे और उसके बाद में अलग अलग कैसे हुए, कितने वर्कर्स आंध्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में थे और आंध्र रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जब अलग अलग टीएसआरटीसी और एपीएसआरटीसी हुआ तो कैसा हुआ, इसके बारे में थोड़ा साहब आपसे हम जानना चाहते हैं। मुकेश साहब नमस्कार। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड सुपरवाइजर को मेरा प्रणाम। मैं प्रेमनाथ, टीएसआरटीसी तेलंगाना जातीय मजदूर यूनियन वाइस प्रेसिडेंट, 32 इयर्स, सीनियर कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। हमारा आरटीसी हॉस्पिटल से मैं काम करके रिटायर हो चुका हूँ। फिर भी आज भी जो भी हमारा आरटीसी वर्कर्स को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, हम उनसे मैनेजमेंट करने ले जाके बात करके मैनेजमेंट वर्कर का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने में हमारा यूनियन और हम प्रेमनाथ पहले रहेंगे। इस हमारा इतना खुशी है कि बड़ा साहब मुकेश साहब ने हमारा इंटरव्यू के लिए मुंबई से इधर तक आ चुके हैं, 3 दिन से इधर ठहरे हुए हैं। सो हमारा मुकेश साहब को भी हमारा धन्यवाद। और एक बार सर, धन्यवाद की बात नहीं है। जब वर्करों की बात आती है तो आप भी लड़ते हो और हमारा भी लड़ना फर्ज है, लेकिन वर्कर के सामने सही बात, रियल फैक्ट्स क्या है वो जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं आपको मिलने के लिए आया। आपने मुझे 2015 और उसके पहले और उसके बाद में भी टीएसआरटीसी और एपीएसआरटीसी के बारे में बहुत यानी कि बड़े पैमाने में हेल्प की, जानकारी दी और उसके बाद में हम जितना हो सके एमएसआरटीसी के वर्कर को भी इसके बारे में जानकारी देने का काम किया है। लेकिन साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि एपीएसआरटीसी कैसा था और एपीएसआरटीसी का बाद में टीएसआरटीसी और एपीएसआरटीसी कैसा बना। एपीएसआरटीसी या टीएसआरटीसी बाइफर्केशन होने से पहले, स्टेट बाइफर्केशन होने से पहले आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन था।
ये आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक निज़ाम नवाब ने शुरू किया। उस दिन 12 बस से सिटी हैदराबाद सिटी के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट शुरू करा। वो धीरे 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 बढ़ते हुए एक महावृक्ष बन गया। उसके हिसाब से स्टाफ भी बढ़ गया। अभी जब APSRTC था 1,29,000 एम्प्लॉइज, वर्कर्स, ऑफिसर, सुपरवाइजर्स एंड मैकेनिक्स एंड सब मिलके 1,29,000 एम्प्लॉइज थे। जब 2014 में स्टेट बाइफर्केशन हो गया तो उधर APSRTC बन गया, इधर TSRTC बन गया। तो अभी TSRTC में 46,000 है, APSRTC में 83,000 है। सो ये अलग अलग मुद्दे पे अभी चल रहे हैं। जो मैनेजमेंट APSRTC का अलग है, TSRTC का अलग है। उधर का जो सैलरीज अलग है, TSRTC का सैलरीज अलग है। उधर का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उधर का चीफ मिनिस्टर अलग है, इधर का सब अलग है। साहब ये बराबर है, बाइफर्केशन होने के बाद 2 स्टेट अलग बन गए और उसके बाद में ही 2 RTC अलग से बन गए, यानी कि TSRTC बना, APSRTC बना। और APSRTC और TSRTC बनने के बाद में भी मुझे लगता है कि 43 और 44% वेज इंक्रीज भी हुआ। और उसके बाद में जो APSRTC का मर्जर स्टेट गवर्नमेंट में हुआ है, तो वो कैसा मर्जर हुआ है APSRTC का स्टेट गवर्नमेंट में? क्योंकि आप पूरे दोनों भी स्टेट रहते हुए आपने लीडरशिप किया है, आपको दोनों स्टेट का सब जानकारी है, दोनों स्टेट के आपके बहुत पुराने संबंध है, तो आपको सब पता है कि APSRTC मर्जर इन स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश कैसा हुआ। जब 2017 में कंबाइंड पे स्केल बनने वाला था तो 2014 में APSRTC TSRTC बन चुका है। सो APSRTC में 43% उधर का मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू नायडू, माननीय चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे, वो 43% APSRTC RTC एम्प्लॉयज की 43% पे स्केल बना है। इधर जो माननीय मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी थे, उनसे एक परसेंट ज्यादा 44% TSRTC को पे स्केल बना है। उसके बाद में उधर का मुख्यमंत्री बदल गया, इधर का मुख्यमंत्री वैसे रह गया। तो प्रॉब्लम ही है। 2017 से अब तक 2 पे स्केल आना चाहिए, 9 DS आना चाहिए, जिसके ऊपर कुछ भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं बता रहा। अभी तो फिर हमारे TSRTC में तो 2 साल के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने यूनियंस को बैन लगा चुका है। वो 2021 दिसंबर को हो गया। अभी फिर हम हल्लू लेबर मिनिस्टर से और लेबर कमिश्नर से, हमारे डिपार्टमेंट के चीफ जो MD साहब से गुजारिश करेंगे, ये चुनाव बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं RTC का। साहब जो APSRTC मर्जर हुआ स्टेट गवर्नमेंट में, वो कैसा मर्जर हुआ? वर्कर की डिमांड थी, APSRTC मर्जर स्टेट गवर्नमेंट के में करने के लिए कुछ APSRTC वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, या कुछ हाईकोर्ट से लड़ाई हुई, या कैसे हुआ ये इसका जो प्रोसेस था APSRTC मर्जर इन आंध्र स्टेट गवर्नमेंट, ये प्रोसेस कैसा था साहब? ये आपके क्वेश्चन में 3 सवाल है। एक सवाल एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक नहीं किया या डिमांड नहीं किया। दूसरी सवाल ये जुडिशरी, कोई भी एडवोकेट से जज से जजमेंट में ये मर्जी होने का बात नहीं होता। तीसरी सवाल ये है, जब उधर AP में इलेक्शन चुनाव में जो चुनाव का कैंडिडेट CM कैंडिडेट था माननीय श्री जगनमोहन रेड्डी जी, ऐसे चुनाव इलेक्शन करते हुए पूरा स्टेट घूम रहे उन्होंने। तो एक डिपो के सामने मीटिंग लगा चुका है। वो डिपो को देख के उन्होंने इमोशन हो जाके, जब RTC एम्प्लॉय 83,000 प्लस उनके वाइफ, वो पूरा लाके 10 लाख वोट मेरे को आते हैं बोल के समझ के उन्होंने, अगर YSRCP कांग्रेस अगर इधर आप जीता है तो मैं गवर्नमेंट में RTC को मर्ज कर लूंगा, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज NGOs के तरह आपको भी पूरा बेनिफिट दूंगा बोल के खुद जो कैंडिडेट खुद अनाउंस किए। और बाय गॉड ग्रेस उन्होंने जीत जाके उधर जो APSRTC को
स्टेट गवर्नमेंट में मिला दिए। अभी उनका सैलरी ट्रेजरी से आ रहा, पहले आरटीसी बैंक से आता था, अकाउंट से आता था, अभी ट्रेजरी से उनका सैलरी आ रहा। जो इसमें कोई भी मुद्दा कोई एम्प्लॉयज नहीं उठाए, कोई एडवोकेट कोई जजमेंट इसमें कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मुख्यमंत्री चाहा मैं अगर मुझे जीता है तो मैं आपको बेनिफिट देंगे बोल के वो अनाउंस करे, वो मुद्दे पे एम्प्लॉयज पूरा इकट्ठा होके वो गवर्नमेंट को जीता है। तो एपीएसआरटीसी का मर्जर हुआ, पहले बहुत सालों से 70 सालों से एपीएसआरटीसी एक ही था और बाद में अलग होने से टीएसआरटीसी और एपीएसआरटीसी अलग हुए, लेकिन स्टेट अलग हुआ, स्टेट के वर्कर्स अलग हुए, लेकिन जो कांटेक्ट थे, जो संबंध थे, सालों से एक जगह पे काम कर रहे थे। और ये सब होने के बाद में अगर स्टेट अलग होता है तो वो मर्जर स्टेट में होता है और बाद में टीएसआरटीसी का मर्जर नहीं होता है, तो टीएसआरटीसी का जो मर्जर के लिए तो वर्कर्स की डिमांड थी, यूनियंस की डिमांड थी और टीएसआरटीसी मर्जर इन तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कैसा हुआ? और आपने बहुत बार मुझे ये भी बताया था कि आपने मर्जर के लिए और कुछ अपनी मांगों के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्राइक भी किया था सब यूनियन ने मिलकर। ये कैसा हिस्ट्री है, ये कैसा हुआ था और उससे क्या आखिर तेलंगाना का विलीनीकरण हुआ है या तेलंगाना विलीनीकरण के लिए कोई हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी या तेलंगाना के बारे में हाईकोर्ट से कुछ जो लोग स्ट्राइक में थे उनका मर्जर हुआ है और जो स्ट्राइक में नहीं है उनका मर्जर नहीं हुआ है? ऐसा क्या बात है? तो थोड़ा हमें इसके बारे में डिटेल अगर पता है वो बताएंगे हमको। तो हमारी जो महाराष्ट्र के अंदर बड़े पैमाने में स्ट्राइक चल रहा है, 100 से ज्यादा दिन स्ट्राइक हो रहा है और हमारे लोगों में ये कुछ बात चल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े लोग हैं, वो व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि तेलंगाना का मर्जर हुआ है, तेलंगाना के लोगों को जो स्ट्राइक में थे उनके बारे में ही हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, जो स्ट्राइक में नहीं थे उनका मर्जर नहीं हुआ है और उनका केस अभी हाईकोर्ट में चल रहा है और वो लोगों को अभी भी तकलीफ है। ऐसे बड़े बड़े कुछ बातें बाहर व्हाट्सएप पे लिखी जा रही है, बताई जा रही है। तो हम ये सच जानना चाहते हैं। महाराष्ट्र का पूरा आज 1 लाख वर्कर्स है, वो ये इस बारे में कुछ जानकारी चाहता है। जो आप जिम्मेदार और एक बड़े लड़ाई के एक संघर्ष जुझारू नेता हो, आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? मुकेश साहब, इसमें 2 आंसर है। एक आंसर हम 2019 सितंबर में 13 डेज बिफोर लेबर एक्ट के जरिए स्ट्राइक नोटिस दिए। स्ट्राइक नोटिस में कई मुद्दा लगाए, वो मुद्दे में पेश के लेकर ये जो वैकेंसी से पूरा भरने का एक है और गवर्नमेंट में आरटीसी को मिर्ज करने का भी एक मुद्दा था। तो इस मुद्दे पे हम जो स्ट्राइक नोटिस एक यूनियन दिया है, एक यूनियन जो भी 12 यूनियंस है, सब लोग अलग अलग नोटिस दे दिए, मैनेजमेंट को और गवर्नमेंट को भी नोटिस दे दिया। हम हमारे को ये टाइम तक आप सॉल्व करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम मिडनाइट में स्ट्राइक में चले जाएंगे। तो जब तक तो मिनिस्टर हमारे चीफ मिनिस्टर जो है अखंड विजय से जीत के वो ये आरटीसी वर्कर मुझे क्या करेगा, इसका एक बार देख लेगा बोल के सोच के उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नेगोशिएट नहीं करे, हमारे को बुलाए भी नहीं, बात भी नहीं किए। तो हम स्ट्राइक में चले जाना पड़ा। पूरा 48,000 मेंबर्स, irrespective of supervisors also, everybody legally come to the strike। पूरे लोग लीगल से स्ट्राइक में आ चुके हैं। वो 55 डेज, दिस इज हिस्टोरिकल स्ट्राइक है, हिस्टोरिकल स्ट्राइक है। 55 डेज 55 दिन हम स्ट्राइक चला है। उसमें हमारे भाई लोग 32 लोग नहीं, कोई हार्ट अटैक से, कोई जॉब में आता नहीं आता वरी से, कोई चीफ मिनिस्टर सतारा बोल के हार्ट अटैक से, 32 लोग को हम खो चुके हैं। ये हिस्टोरिकल है। किसी भी इंडिया में इतना बड़ा स्ट्राइक नहीं हो चुका है। ये स्ट्राइक के वजह से 32 लोग अपने